चल रहा है कि ये सनी देओल और अक्षय कुमार इन्होंने तो सेना की बड़ाई की है, सेना को बधाई दी है। बाकी पूरा बॉलीवुड ऐसा चुप्पी साधे है जैसे उसका बाप मर गया हो। केवल केवल हकला नहीं, वो बौना, वो मुस्टंडा, वो जो मीठा है करण मीठा, ये जितने हैं, ये जितने वहाँ के मठाधीश है, वो बुढ़ा जो बैठा 82 बरस का फर्जी महानायक, सब लोग शांत है, सब लोग शांत है जैसे उनका बाप मर गया हो। इस तरह की। और देखिए, जिस समय ये वीडियो बुढ़िया का है उसी समय का स्क्रीनशॉट है ये। इसी सिद्धार्थ वरदराजन से ये संवाद कर रही थी और इन सब चारों पर देखिए, चारों वामपंथी पर, चारों भारतद्रोही पर कैसे इन सब पे मूर्धन्य छाया हुआ है ये। और संभवतः इसका कारण कहीं प्रसार भारती में एक बड़ा ईमानदार अफसर बैठा दिया है मनीष जी, जिसकी ईमानदारी का डंका उत्तर प्रदेश में बरसों बजा है। बड़े बड़े लोग उस डंके की वजह से बहरे हो गए कि आज फिल्म इंडस्ट्री से केवल जो चल रहा, मैंने तो ज्यादा चेक नहीं किया, लेकिन जो ट्रेंड ट्विटर पे चल रहा है कि ये सनी देओल और अक्षय कुमार इन्होंने तो सेना की बड़ाई की है, सेना को बधाई दी है। बाकी पूरा बॉलीवुड ऐसा चुप्पी साधे है जैसे उसका बाप मर गया हो। इस तरह की चुप्पी साधे। और जरा दोगलापन देखिए कि हकले की एक हीरोइन थी, वो पाकिस्तानी है। वो हकला उसको लेके आया था यहाँ पर सुपर हीरोइन बनाने के चक्कर में था। तब तक 2016 हो गया, तब से खदेड़ दी गई, तो वो दोबारा एंट्री नहीं हो पाई। अन्यथा हकले ने उसको स्टार बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो वो हकले की हीरोइन ने जो ट्वीट किया है आज, लेकिन हकला चुप्पी साधे है मनीष जी। और इसके लिए जरा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरा ध्यान दें, उनके कुछ दीदा खुल जाए, आंखें उनकी थोड़ी खुल जाए। जो ज्यादा बोलूंगा तो फिर अभी लौंडे चला जाऊंगा हकले के, कि जिस तरह से मेहरबान वो हुए हैं, कि जरा देखें उसका चरित्र क्या है। उसकी हीरोइन ने मनीष जी जो दिखाई है, उसने ट्वीट किया है, उसका मैंने ट्रांसलेशन करके निकाला है। बड़ा लंबा ट्वीट किया, भारत के खिलाफ कैसा जहर उगला है। और ये हकला बिल्कुल शांत बैठा है, एकदम चुप, जैसे इसको कोई मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो। कि और वो क्या कह रही है, जरा ये उसका ट्वीट है मनीष जी बगल में, कि मैं आभारी हूं कि मैं ऐसे देश में रहती हूं जहां मुझे अपनी बात कहने के लिए नहीं कहा जाता। मेरे पास आवाज है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूं। जब हमारे अपने देश में अन्याय होता है तो हम आवाज उठाते हैं, जहां कहीं भी हिंसा होती है हम उसकी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि जब मेरे देश पाकिस्तान को बिना किसी सबूत के तुरंत दोषी ठहराया जाता है, तो भारत तुम्हारा युद्ध और नफरत भरी बयानबाजी कई सालों से जारी है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया है। तुम्हारा मीडिया विभाजन की आग को हवा देता है। नरसंहार और युद्ध अपराधों के सामने तुम्हारी सबसे शक्तिशाली आवाजें चुप रहती हैं। कानून से नहीं बल्कि डर से चुप रहती हैं, और उस डर से तुम जीत का दावा करते हो। लेकिन मेरे लिए वह चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम आधी रात को शहरों पर हमला करते हो और इसे जीत कहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे पाकिस्तान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम सही काम करें या हम इस जगत में उकसावे के बाद भी उस स्तर तक कभी ना गिरे, शांति बनी रहे। आमीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कह रही है ये हीरोइन जो इसके साथ खड़ी, इसका नाम माहिरा खान है, कराची में रहती है, दाऊद की रखैल है। ये दाऊद के ये हफ्ते 15 दिन में दाऊद की सर्विसिंग करने जाती है, दाऊद इससे सर्विसिंग कराता है। और इसको ये हकला जो है इस देश में कैसे अपना हीरोइन बना के लागे हुए था। अन्यथा 2 टके की औरत, और ये इसको यहाँ पे बंबई में लाकर बिल्कुल सुपरस्टार बनाने की जो चल रही थी, वो दाऊद की सारे तक ये इसको जरा ओबलाइज करो कि हम मुझको बहुत ओबलाइज कर रही है। तो ये हकला अभी भी चुप है, अभी भी इसने कहीं कोई ट्वीट नहीं किया है। तो इस तरह के आस्तीन के सांप इस देश के अंदर पल रहे हैं, तो भगवानी मालिक है। जब तक सेना है तब तक इसी तरह इनको झूठे लगाती रहेगी, इसी तरह सुअर बनाती रहेगी पाकिस्तान को, और इस तरह के लोग भी फलते फूलते रहेंगे। क्या कहूं इनको। बिल्कुल, और ये सब चुट्टे नंगे हो रहे हैं, सही बात है। एक भी ट्वीट कहीं कुछ नहीं है। ये सब देखता कि पाकिस्तान के कैसे पाकिस्तान केवल हकला नहीं, वो बौना, वो मुस्टंडा, वो जो मीठा है करण मीठा, ये जितने हैं, ये जितने वहां के मठाधीश है, वो बुढ़ा जो बैठा 82 बरस का फर्जी महानायक, सब लोग शांत हैं, सब लोग शांत है जैसे उनका बाप मर गया हो। इस तरह की मुर्दनी छाई हुई है। तो ये सोच लीजिए बॉलीवुड कितना भारत के विरोध में कैसे जहर भरा हुआ उसके मन में। बिल्कुल, इसीलिए सच को समझिए। किसी हम लोग क्यों कहते हैं कि इस बॉलीवुड के खिलाफ आपको हमेशा सचेत रहने की जरूरत है कि बॉलीवुड कितना खतरनाक है, और क्यों इसको दाऊद वुड, कराची वुड कहा जाता है। आज पाकिस्तान को जब पीटा गया तो फिर से ये सब कुछ सच जो है एकदम से चीख चीख करके बोलने लगा। हाँ सर, आज कुछ तस्वीरें सामने आई तो फिर ये लगा कि भारत में जो जितने शैतानी गैंग हैं, थोड़ा बारी बारी से देखते। ये बुढ़िया जिसकी मां नेहरू की रखैल एक तरह से थी, ये आज
सोनू निगम ने कहा घर में घुसकर मारा, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, समझे बेटा पाकिस्तान। तो इस बुढ़िया को बहुत बुरा लग गया। जब सारा देश संशय और दृढ़ता के साथ है तो उसके ट्वीट को, अच्छा आज मुझे पता चला इस बुढ़िया ने मुझे भी ब्लॉक किया हुआ है सर। मैं जब इसके ट्वीट को देखने गया तो पता चला कि ब्लॉक हूं मैं। पता नहीं बुढ़िया ने मुझे क्यों ब्लॉक किया है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो मेरे एक ओवरऑल हो जाए, मायावती को छोड़ करके किसने भी ट्वीट किया है, राहुल ने, अखिलेश ने, ललुआ ने, इन सब ने, किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। पराक्रमो विजेते, प्राउड ऑफ आवर आर्मी इन एयरफोर्स, इन सब ने लिखना शुरू किया। इस चुट्टे को तो आप सुन ही लेंगे। ये देखिए, ये राना अयूब है, ये सब के सब कह रहे हैं कि भाई स्ट्राइक में जो पाकिस्तान ये मतलब ये आम आदमी को मारा गया है। इस बुढ़िया को सुनिए। मुझे तो लगता है कि इस यदि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान हिंदू के संपादक उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, इस ट्वीट के बाद, इस बोल के बाद इस बुढ़िया को मुझे लगता है तुरंत भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। जिन 3 ठिकानों का ये सिद्धार्थ कह रही है, मतलब सिद्धार्थ वरदराजन की बात कर रही है। ये कह रही है कि सिद्धार्थ, जैसा आपने कहा, एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया, आम आदमी मारे गए और भारत ने ये ठीक नहीं किया। सोचिए इसके वीडियो, इस बुढ़िया का। ये बुढ़िया वहां हलाला कराने गई थी क्या मस्जिद में? ये आतंकवादियों के अड्डे पे ये क्या करने गई थी? इसके पास कैसे खबर है? तो इसको तो वास्तव में एनआईए तत्काल गिरफ्तार करे कि इसको कैसे मालूम कि वहां पे वो आतंकवादी थे या नहीं थे। और सबसे खास बात, इस बुढ़िया को फिर अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा कि इस बुढ़िया को तब याद नहीं आया था कि जब 22 तारीख को जो मारे थे वहां बेचारे लोग, जिनकी पत्नियों के सामने 25 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था, वो क्या आतंकवादी थे? कौन थे वो? तो ये मुसलमानियत, इनके ऊपर इस्लामी आतंकवाद जो इनके सर पे चढ़ा है, इस्लामी आतंकवाद का जो बुखार इसके ऊपर चढ़ा है, उसका जहर है जो सामने आ रहा है इसके इस तरह के ट्वीट। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में जैसे प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा ले रहे हैं इस देश के हिंदुओं की कि तुमको इन्हीं जहरीले सांपों के बीच में रहना पड़ेगा, ना इन सांपों को मारेंगे, ना इन सांपों का इलाज करेंगे और ना इन सांपों को बांध के रखेंगे। ये सांप इसी तरह से फनफनाएंगे, इसी तरह से फुफकारेंगे और ये आपको इन्हीं के साथ रहना। ये एक अजीब सा शर्त लगा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। और देखिए, जिस समय ये वीडियो बुढ़िया का है उसी समय का स्क्रीनशॉट है। ये इसी सिद्धार्थ वरदराजन से ये संवाद कर रही थी। और इन सब चारों पर देखिए, चारों वामपंथी पर, चारों भारतद्रोही पर कैसे इन सब पे मूर्धन्य छाया हुआ है। ये उस समय का है जब भारत ने ठोका है, कूटा है। और ये देखिए, ये डेक्कन हेराल्ड है। डेक्कन हेराल्ड भी इंडियन अखबार है। इंडियन कंट्रोल पार्ट ऑफ कश्मीर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसे ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिख रहा है। ये डेक्कन हेराल्ड है। ये इस देश से इस तरह के अखबार चल रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा सरगना जो चुट्टा है वो पारा का कल का, आज उसने तो बहुत गिरगिरा के कहा है, मैंने तो उसका वो डाला है, आज एक पोस्ट डाला हुआ है, आज तो खूब रोया गया है, मगर उस पर चर्चा नहीं करी। ये तमाम लोग आज एक तरह से नंगे हो गए। ये सब के सब आप देखेंगे, ये सब के सब आज नंगे हो गए। मैंने कई के पोस्ट डाला, देखिए ये एक, मतलब जितनी ये द हिंदू का है, इन सब का ये एक एक चीज बता रही है कि आज ये सब शुरुआत में नग्न हुए और बाद में जब लगा इन्हें, जब सोफिया वाला मामला आया, तब उसके बाद सबके सब शांत हो गए। इन कीड़े मकोड़ों का इलाज कभी होगा भी क्या? या फिर मैं यही कह रहा हूँ, मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी क्या उनके दिमाग में चल रहा है, कौन सी जिद पकड़े हुए हैं कि इस देश के 100 करोड़ नागरिकों को जहरीले सांपों के बीच में ही वो छोड़ देना चाहते हैं, उन सांपों को बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहते हैं। तो क्या किया जाए, मजबूरी है। क्योंकि ये सारे क्रम जो है, चाहे उस बुढ़िया का आपने दिखाया, वो जो नेशनल हेराल्ड की संपादक के रूप में हराम की कमाई का, नंबर 2 की कमाई का, लूट की कमाई से तनख्वाह ले रही है, और तब उसको शर्म नहीं आ रही कि 5,000 करोड़ के घोटाले में दोनों माँ बेटा जेल जाने के चक्कर में है। कल हो सकता है कल ही जेल चले जाएं। उनकी उस 5,000 करोड़ की हराम की कमाई से अपनी तनख्वाह ले रही है, वो संपादक बनी है नेशनल हेराल्ड की, और दुनिया को ज्ञान देने चली जाती है बुढ़िया। तो सोच लीजिए कितने कितने बेशर्म और कैसे बेईमान जालसाज टाइप के लोग लगे हुए हैं। तो ये अपने सबूत ये बिखेरे हुए हैं, लेकिन सरकार क्यों मेहरबान है। और संभवतः इसका कारण कहीं प्रसार भारती में एक बड़ा ईमानदार अफसर बैठा दिया है मनीष जी,
जिसकी ईमानदारी का डंका उत्तर प्रदेश में बरसों बजा है। बड़े बड़े लोग उस डंके की वजह से बहिरे हो गए। इतनी गजब की उसकी ईमानदारी थी, और उस ईमानदारी को ले जाकर प्रसार भारती में बैठा दिया। शायद उसी परिणाम है कि उसने पूरी छूट दे दी है कि तुम नंगे होकर नाचो, देश की सरकार के खिलाफ नाचो, तुम देश की सेना के खिलाफ नाचो, चाहे जितना नंगे होकर नाचो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे वो ईमानदार जब था तो उसकी ईमानदारी के जो स्वाद है मनीष जी, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पत्रकारों ने बरसों भोगा है, गजब का स्वाद भोगा है। तो वही सब वहां पे लग गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जरा देखें। बिल्कुल, चलिए मुझे लगता है कि चलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बड़े दुश्मन को निपटा रहे हैं, ये देशी दुश्मन, और मैं तो सर शुरू से कह रहा हूं कि आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है ये पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है। खास करके सरगनाओं का गैंग जो है, ये पारा जो है, वैसे पारा आज मुझे कुछ ठंडा नजर आया है, शायद उसके ऊपर कुछ ठंडक पड़ी है, पता नहीं क्यों आज ये ठंडक नजर आया, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी के ऊपर जो जूते चले उसकी वजह हो या जो भी हो, पारा आज थोड़ा ठंडा पहली बार नजर आया है। गिराया भी है कि उसके नाम से कोई वीडियो बना रहा है, उसका वीडियो ना समझा जाए, तो अलतकिया करना शुरू कर दिया है सबने। ये सब मनीष जी वही अलतकैया वाले लोग हैं। इनको मालूम है कि इस समय कुछ कह नहीं सकते, खिलाफ बोल नहीं सकते, खिलाफ बोलने लायक कुछ है नहीं, ऐसा काम हो गया है। तो इन्होंने चोचर बदली है अपनी केचुल। अभी 10-15 जरा ये खत्म होने दीजिए, उसको बाद फिर अपने धंधे में लग जाएंगे, क्योंकि इनको माल मिलना वहां से। तो अभी तो इनको अपनी इज्जत बचानी है, अपनी जान बचानी है, तो इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही अभी सही समय है, युद्ध काल का समय जो है, यही सही समय है कि इनका इलाज करने का, वरना ये तो कहना शुरू करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी हमारी जो है वो मारी गई। इन सबको देशद्रोह के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिल सकती है। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंक और उसके बैकर्स को हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये घर में घुसे हुए आतंक के बैकर्स हैं, इन सब पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। और बहुत अब समय जो है कोई पानी जो है सर से ऊपर निकलने लगा है, इस सब का इलाज बहुत जरूरी है। बहुत व्यूअर्स कह रहे हैं कि शायद सियालकोट में चल रहा है ऑपरेशन। मैं सियालकोट को जब देखता हूं तो मुझे कई बार लगता है कि काश ये सब शहर भारत में होता। मैं मनीष जी अंत में बता दूं कितने लोग हैं इस समय जो देख रहे हैं लाइव। लगभग 10,500 से 11,000 लोग हैं। हाँ, तो इतने लोग हैं। तो मैं फिर बता दूं कि जो बात हम लोगों ने शुरू में कही, और आपको जो मनोज नरवणे का जो ट्वीट दिखाया है, ये अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि सियालकोट में ऑपरेशन चल रहा है। निश्चित मानिए कि जो भारत सरकार ने है उसने 22 आतंकी अड्डे जो है टारगेट किए हैं, और अभी केवल 9 मारे हैं। तो वो 22 जो अभी बचे हुए 13 अड्डे हैं, उनका भी खात्मा होगा, और संभवतः आज रात में फिर एक बार सेकेंड स्ट्राइक होगी। और मैं और चीजों को मैं महत्व नहीं देता, लेकिन जब भारतीय सेना का प्रमुख जो चीफ रहा हो अभी कुछ समय पहले तक, वो आदमी अगर इतने कॉन्फिडेंस से ट्वीट कर रहा है, तो निश्चित माने कि ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग लिख रहे हैं, तो मैं टीवी स्क्रीन पे डायरेक्ट ट्वीट पे नहीं देख पा रहा हूँ। इससे जब पूछ में लोगों ने घिनौनी हरकतें की है, जिन्होंने अभी लिखा कि सियालकोट का बदला पुंछ में चल रहा है, तो ये मैं थोड़ा सियालकोट का बॉर्डर मैंने देखा है बिल्कुल एकदम वहां से जाके, कि मतलब इधर तार लगी थी, मेरे संपादक जी उनका गांव वहीं पे था, तो ले गए थे एक दिन मुझे। तो हम लोग इधर खड़े तो सामने नजर आ रहा था वो सियालकोट है। और अगर वहां पे बदला चल रहा है तो फिर वो बहुत भयानक और बड़ा भीषण बदला चल रहा है, क्योंकि वो बड़ी टेरेन कोई बचने वाली नहीं, सीधे सीधे खुली जमीन है, और वहां पे सामने गाँव है। तो बहुत बुरी तरह से फिर निपटे होंगे अगर जैसा बता रहे हैं वो। बिल्कुल, और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सेना बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ रही है, और कहीं ना आतंक का खात्मा होकर रहेगा। लेकिन फिर हम ये कह रहे हैं कि जरा देशी आतंक पर भी ध्यान। मैं मनीष जी बता दूं कि सेना हमारी कभी कमजोर नहीं थी। सन 48 में भी कमजोर नहीं थी। उसने झुकियाना शुरू किया तो ये सब भागे थे अपने कबायलियों की लाशियां से छोड़ के। वो नेहरू ने गद्दारी की तो बीच में युद्ध रोकना पड़ा, अन्यथा सेना तो मार के इनको खदेड़ रही थी और कुछ ज्यादा जमीन कब्जा कर लेती। तो 48 में भी सेना उतनी ही मजबूत थी, उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी आज वो 2025 में है। सेना से कभी कोई शिकायत नहीं रही। शिकायत रही हमेशा शीर्ष नेतृत्व में बैठे व्यक्ति की, और वो शिकायत भी पिछले 11 साल से तो दूर हो गई है। वो खुलकर सेना के साथ खड़े हैं। तो अब सेना अपना पूरा शौर्य प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि हमारे सेना के शौर्य प्रदर्शन से पाकिस्तान में जो होगा तो होगा ही, पाकिस्तान परस्तों का रोना अभी जारी रहेगा। और आपने देख ही लिया कि वो किस स्तर तक रो रहे हैं। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ढंग से,
नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।